So, uh, in this chapter, today we'll discuss about the numerical questions, how to evaluate goodwill, है ना? Goodwill को कैसे वैल्यू किया जाता है? और लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपसे डिस्कस किया था कि गुडविल को वैल्यू करने के बेसिकली वी हैव थ्री मेथड्स. द फर्स्ट वन इज द एवरेज प्रॉफिट, द सेकंड वन इज द सुपर प्रॉफिट, एंड थर्ड वन इज द capitalization. And when you are discussing about the capitalization further, there are two kinds of capitalization of average profit as well as the capitalization of super profit. Okay, so in today's lecture we'll just clear about the average profit method. If you are discussing about the average profit method, there are two kind of average profits method. First one simple average and the second one is the weighted average. आओ बच्चों पहले बात करें सिंपल एवरेज पे. अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से बच्चों गुडविल को वैल्यू करना चाहता हूं तो मुझे एवरेज प्रॉफिट लेना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड से, जिसका मीनिंग मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, किसको एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं और गुडविल इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आखिरकार क्यों फाइंड आउट होती है. बेटे हम तीनों बारे में बात करेंगे, है ना. पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट पे. तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने भी साल आपके पास है उन सबका सम कर दो और जितने ईयर्स का सम किया है उसी n से डिवाइड कर दो. मान लीजिए 5 साल का सम किया है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 का सम किया है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए. तो ऐसे में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट बच्चों निकल करके आएगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. जैसा कि यहां देख पा रहे हम कि गुडविल की कैलकुलेशन करना है बच्चों. एक छोटे से पहले एग्जांपल से समझते हैं बच्चों गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए. मान लीजिए देयर आर टू पार्टीज, ये लो, ये एक पार्टी है और हाथ कहाँ है भाई इसके, ये लो, और ये बच्चों दूसरी पार्टी है. ठीक है, तो पहले वाला बंदा तो तुम्हें पता ही है कौन है, ठीक है ना, ये संयम है. और दूसरे वाला बंदा मान लीजिए अमन है, ये लो, ये लो बच्चों, ये अमन है. ठीक है बेटा. अब मान लीजिए संयम ने अपना बिजनेस बेचना है अमन को, समझ रहे हो बेटा. तो संयम ने जब अपना बिजनेस बेचना है अमन को तो गुडविल कौन रिसीव करेगा? संयम विल रिसीव गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल, एंड अमन विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल. बिल्कुल सही सर, ऐसा ही होता है. अब कितना पैसा दे अमन संयम को, कितना पैसा दे, इसका ये डिपेंड करेगा. अगर मैं फर्स्ट मेथड से चल रहा हूं तो ये डिपेंड करेगा एवरेज प्रॉफिट के ऊपर जो संयम कमा सकता था, या ये मान के चलिए जो संयम ने कमा लिया पास्ट ईयर्स में. ये देखो मेरी बात सुनो, 4 साल के प्रॉफिट संयम ने बिजनेस बेचना है तो ये एबीसी लिमिटेड की बजाय मैं कह देता हूं संयम लिमिटेड. ये लो, संयम लिमिटेड. ठीक है जी. अब इसका पहले साल का बेटा प्रॉफिट 10,000, दूसरे साल का 12,000, तीसरे साल का 8,000, चौथे साल का 14,000. बच्चों समझ गए. इसका एवरेज प्रॉफिट है 11,000, यानी ऑन एन एवरेज बेसिस ही इज अर्निंग 11,000 पर एनम. अब ये पूरा बिजनेस संयम का कौन खरीद के लेके जा रहा है बेटा? अमन लेके जा रहा है. तो अमन जो प्रॉफिट संयम कमा रहा था हर साल एवरेज 11,000, वो पूरा बेनिफिट अमन उठाएगा. उसकी गुडविल का, उसके गुड नेम का, उसके हार्डवर्क का, उसकी ऑनेस्टी का सारा फायदा आगे से कौन लेगा? अमन, क्योंकि बिजनेस तो अमन के नाम ट्रांसफर हो रहा है. तो उस हार्डवर्क, उस ऑनेस्टी का कितना बेनिफिट अमन को होगा, ये गुडविल है. सुनो, 11,000 का बेनिफिट होगा, 1 साल का प्रॉफिट है. नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है कि जो बंदा बिजनेस को खरीद रहा है यानी अमन, वो इस एवरेज प्रॉफिट का बेनिफिट हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल तक
फायदा उठा पाएगा किसके हार्डवर्क का? अमन के हार्डवर्क के 11,000 के प्रॉफिट्स का, या सॉरी संयम के हार्डवर्क के 11,000 का प्रॉफिट का। संयम अपनी ऑनेस्टी से हर साल कितने पैसे कमा रहा है बेटा? 11,000। आगे से कौन कमाएगा? अमन। कितने साल तक कमाएगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज, सर 2 साल तक कमाएगा। तो संयम के बेनिफिट्स अमन के नाम पर जो ट्रांसफर हो रही हैं वो कितने बेनिफिट्स हैं? 22,000 रुपीज। बस संयम कहेगा भाई देख मेरे से तेरे को कितना फायदा हो रहा है, 22,000 रुपए का, ले आ मेरे 22,000 रुपए। बस यही गुडविल है बेटा। जो फायदा अमन को इन फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है संयम के हार्डवर्क का, आज संयम उस हार्डवर्क को कैश में ले लेगा अमन से। इस जितना कैश वो मांगेगा उस हार्डवर्क का, जितना बेनिफिट वो मांगेगा वो गुडविल है, और ये बिल्कुल उसके बराबर होगा जो फ्यूचर में अमन को बेनिफिट मिलेगा, प्रेजेंट में संयम को कैश मिलेगा। बस ये है बेटा इस फॉर्मूले के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि एवरेज प्रॉफिट निकालिए और एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर डालिए। किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी उतने साल से मल्टीप्लाई कर दो जितने साल का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। प्रिकॉशंस लेकिन कुछ ध्यान रखनी होंगी। क्या बातें हैं वो सुनो। अगर बच्चों इन 4 साल के प्रॉफिट्स में, ये चारों साल के प्रॉफिट्स जो है ना, सबसे पहले ध्यान रखो बिजनेस से कनेक्टेड होने चाहिए, बिजनेस के होने चाहिए, इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस के होने चाहिए, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, और ये सभी प्रॉफिट फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉफिट्स होने चाहिए। यानी व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस आफ्टर बाइंग। ठीक है, अमन जब इस बिजनेस को बाय कर लेगा तो व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉफिट्स होने चाहिए। बच्चों ये 3 बातें अगर आप माइंड में सेट कर लें तो आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। क्या क्या बातें बोली? सारे के सारे बिजनेस प्रॉफिट्स कैसे होने चाहिए? बिजनेस के कनेक्टेड, एक बात। प्रॉफिट्स होने चाहिए आपके बिजनेस से कनेक्टेड, और दूसरा क्या बोला बच्चों? फ्यूचर से रिलेटेड होने चाहिए अमन जब बिजनेस को बाय कर लेगा। ठीक है, और कोई भी कनेक्शन बाहर का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए, नॉर्मल। यहां लिख देता हूं बच्चों मैं बातें। ये फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस प्रॉफिट्स होने चाहिए, लिख लीजिए। हर साल का प्रॉफिट बिजनेस का ही होना चाहिए, हर साल का प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, हर साल का प्रॉफिट फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉफिट होना चाहिए। इसीलिए, क्योंकि ये 3 बातों को फोकस करना बच्चों, इसीलिए अगर कोई एबनॉर्मल इनकम जुड़ी हुई है तो भाई सर वो तो नॉर्मल नहीं है ना, वो तो एबनॉर्मल है, तो उस इनकम को मुझे क्या कर देना होगा? लेस। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है बिजनेस में, वो भी नॉर्मल नहीं है, और उस लॉस की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? सर घट गया होगा, तो इसीलिए उसको क्या कर देना होगा? वापस ऐड, क्योंकि हम नॉर्मल प्रॉफिट्स की तलाश कर रहे हैं। 2, अगर कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, यानी बिजनेस के बाहर संयम ने कहीं पैसा लगाया हुआ था, वहां से रिटर्न आ रही है, ठीक है, और ये अपना प्रॉफिट बढ़ा के बैठा हुआ है पिछले 4 साल का, क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रही है, तो अमन कहेगा अरे भाई इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रॉफिट से मैं तो जो है मुझे तो देखना है सिर्फ वो प्रॉफिट जो बिजनेस से कनेक्टेड है, तो अपना इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न क्यों जोड़ के बैठा है, उसको वापस घटा लेना, क्योंकि हम तो इंटरेस्टेड सिर्फ कौन से प्रॉफिट में है, वो प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल संयम ने बिजनेस के बाहर एफडी करा रखी है जी बैंक के अंदर, सोचो बच्चों, या शेयर्स खरीद रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, वहां से रिटर्न आ रही है सर, इंटरेस्ट डिविडेंड वहां से आ रहे हैं, ठीक है, और ये अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट करेगा, जिससे इसका बिना बात का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और वो प्रॉफिट जो बढ़ गया होगा वो प्रॉफिट तो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से इसका एवरेज प्रॉफिट बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से इसका गुडविल बढ़ गया होगा। तो अमन कहेगा भाई मैं तेरे इतने सारे गुडविल के पैसे क्यों दूं, नकली गुडविल निकाल के बैठा है, क्योंकि तेरे जो प्रॉफिट्स हैं ये बिजनेस के प्रॉफिट्स ही नहीं है, तो पहले सबसे पहले क्या कर, इनको अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर, इन्वेस्टमेंट वाले रिटर्न को वापस से माइनस करके। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, और लॉजिक पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, लॉजिक पकड़ना बड़ा जरूरी है कि लेस क्यों किया है। ओके, उसके बाद आखिरी 2 बातें, प्रेजेंट में अगर कोई खर्चा हो रहा है बाय संयम,
फ्यूचर में नहीं करेगा कौन? अमन। तो प्रेजेंट के खर्चे होने से प्रेजेंट का प्रॉफिट तो सर घट गया होगा, और फ्यूचर में वो खर्चा होगा नहीं। और हमें इंटरेस्ट किस में है? प्रेजेंट में नहीं है, हमें इंटरेस्ट किस में है? फ्यूचर में है। फ्यूचर में व्हाट विल हैपन विद अमन, व्हाट इज हैपनिंग विद संयम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। व्हाट विल हैपन विद अमन आफ्टर बाइंग द बिजनेस, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, समझ रहे हो बच्चों? तो इसीलिए संयम खरीद रहा है, सॉरी संयम जो है खर्च कर रहा है, जिससे प्रॉफिट घट गए हैं। अमन कह रहा है मैं तो ये खर्च करूंगा नहीं, मेरे प्रॉफिट तो फ्यूचर के बढ़ के आएंगे, तो इसलिए वो इन खर्चों से वापस एड बैक कर लेगा। फॉर एग्जांपल संयम कहता है सर मैंने तो एक सीए लगा रखा है, सर देखो मैंने तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा रखा है, ऑडिट करता है वो, और जो है साल के 5,000 रुपए मेरे से लेता है, तो इसका प्रॉफिट 5,000 रुपए से घट गया, क्योंकि इसने P&L अकाउंट की डेबिट साइड में खर्चा दिखा रखा है 5,000 रुपए का। और अमन कहता है सर जी मैं तो खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं तो खुद ऑडिट कर लूंगा, समझ रहे हो, मैं तो खुद ही ऑडिट कर लूंगा, मुझे किसी सीए के ऑडिट की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही प्रोफेशनल बंदा हूं, कर लूंगा अपने आप ये काम। तो ये कहेगा, अमन कहेगा कि मेरा तो इसकी वजह से खर्चा 5,000 से घटेगा, खर्चा घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसलिए ये एड ऑन करवा लेगा। ओके, पांचवा पॉइंट बेटा, नॉट प्रेजेंट एक्सपेंसेस बट विल ऑकर इन फ्यूचर। अभी मान लीजिए कोई खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में जब अमन बिजनेस को खरीद लेगा तो वो खर्चा होगा। संयम ने कोई मैनेजर नहीं लगा रखा, संयम कह रहा है भाई मैं तो बस जो है सुबह आ जाता हूं और शाम को अपनी जो है ऑफिस से फैक्ट्री से निकलता हूं, मुझे किसी मैनेजर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अमन कहता है भाई मुझे तो और बहुत काम होते हैं, मैं ये बिजनेस की मैनेजमेंट में उलझ नहीं सकता, मुझे तो मैनेजर लगाना पड़ेगा। ठीक है, संयम कहता है भाई मैं तो ये खर्चे नहीं कर रहा। अमन कह रहा भाई तेरा बिजनेस खरीदने के बाद 10,000 का मेरा तो खर्चा होगा, मैं तो मैनेजर को अपॉइंट करूंगा जो मेरे पूरे बिजनेस को हैंडल करेगा, तो मेरे प्रॉफिट्स, मेरे किसके? अमन के प्रॉफिट्स, प्रेजेंट प्रॉफिट्स से फ्यूचर में प्रॉफिट्स 10,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये क्या करेगा बेटा, 10,000 से अपने प्रॉफिट्स को घटवा लेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी बातें जो हैं समझ आ गई होंगी, जो बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों पॉइंट्स। और अगर कहीं हल्की फुल्की दिक्कत भी है तो वो इस क्वेश्चन के बाद हट जाने वाली है। आइए मैं बात करता हूं आपसे एग्जांपल नंबर 3 पे। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना, किसी भी चीज को इसमें आपको क्रैम नहीं करना है, जो भी चीज है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लीजिए बच्चों। ए परचेज्ड बीज बिजनेस, लो साहब बिजनेस खरीद रहा है ए, ये देखो ये बी है, पार्टी बी जो अपना बिजनेस बेच रही है, एंड हु इज बाइंग द बिजनेस? ए। From 1st January 2015 it was agreed that the firm's goodwill is to be valued at 2 years purchase, यानी मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से, यानी बिजनेस बाय करने के बाद में ए को बेनिफिट, बी की ईमानदारी का बेनिफिट, गुडविल मींस ईमानदारी, ऑनेस्टी, हार्डवर्क, कुछ भी कह लो, बी के इस गुणों का फायदा ए को आने वाले 2 साल तक मिलेगा। यानी मल्टीप्लाई किससे करना होगा बेटा? फाइनली सर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। पिछले 3 साल की एवरेज बनानी है? हां जी सर। द प्रॉफिट ऑफ बीज बिजनेस फॉर लास्ट 3 years वर एज फॉलोज। क्या क्या? पहले साल का 80,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसके अंदर एक एबनॉर्मल सा गेन शामिल है, एक एबनॉर्मल सा गेन शामिल है जो बी को मिल रहा है पर ए को तो नहीं मिलेगा ना, एबनॉर्मल है सर, नॉर्मल गेन ही नहीं है। इनकम फ्रॉम लॉटरी, अब लॉटरी बी की लग गई, मान लीजिए 10,000 की किस्मत अच्छी थी, अब ए कह रहा है यार मेरी तो लॉटरी लगेगी नहीं यार, तेरी लग गई, मेरी जरूर थोड़ी मेरी लगेगी, तो मैं तो अपने प्रॉफिट्स को क्या करूंगा? घटा के बात करूंगा, है ना। अब नॉर्मल इनकम है तो माइनस कर देना चाहिए, तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहेगा बेटा? 70,000। सेकंड 13 का 1 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस के 20,000 चार्ज करने के बाद। अब बेटा जी ये एबनॉर्मल लॉस के 20,000 तो चार्ज करने के बाद है, बट लॉस तो एबनॉर्मल है, ये बी का हुआ है लॉस, जरूरी थोड़ी है कि ए का भी होगा। तो ए कहेगा भाई तेरा हुआ, तेरी किस्मत खराब थी, मेरी किस्मत इतनी खराब थोड़ी ही ना है, तो मेरा तो ये लॉस होगा नहीं, तो बेटा इसका प्रॉफिट फिर 1 लाख नहीं होगा, इसका प्रॉफिट कितना होगा बच्चों? 1,20,000 रुपए। समझ गए बेटा? बी की किस्मत खराब है तो उसका घाटा हो गया था, ये कहता है मेरा जरूरी थोड़ी है मेरा भी होगा, मैं तो 1,20 काउंट करूंगा इसको। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट 90,000, लेकिन एक खास बात लिखी है, एक्सक्लूडिंग ₹10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फॉर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। कहता है 90,000 का 2014 का प्रॉफिट है,
लेकिन अभी तक मिस्टर बी ने इसका इंश्योरेंस कराया नहीं है और इंश्योरेंस कराएगा भी नहीं बी, पर ए कह रहा है भाई तू नहीं कराता तो ना करा, मैं तो कराऊंगा। नाउ टू बी इंश्योर्ड, ए कहता है मैं तो ब्रदर इंश्योरेंस कराऊंगा, खर्चा करूंगा। ये खर्चा कौन नहीं कर रहा बेटा? बी नहीं कर रहा, पर कौन करेगा? सर जी ए करेगा। अगर बेटा ए इस खर्चे को करेगा तो ए के प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे, और सिर्फ एक साल के क्यों, सिर्फ 2014 के क्यों, 2013 के भी, 2012 के भी, हर साल का प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो बच्चों सुनिए मेरी बात, पहला क्वेश्चन आपके मन के अंदर ये आना चाहिए, सर बात तो 2014 के बगल में लिखी है, आप 13 और 12 को बीच में क्यों घुसा रहे हो? तो उसका जवाब ये है बेटा, मुझे एक बात बताओ, यहां एक चीज और लिखी है, नाउ टू बी इंश्योर्ड, यानी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अब कराना है। तो जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस बेटा जी 14 में नहीं कराया हुआ, आप मुझे बताओ उसका इंश्योरेंस 13 और 12 में कहां से कराया होगा? नहीं कराया हुआ होगा। नाउ टू बी इंश्योर्ड कराना ही 14 के बाद है, यानी ए ने कराना है। तो यह खर्चा 13 में भी नहीं हुआ था, 12 में भी नहीं हुआ था, यह खर्चा अभी तक हुआ ही नहीं है। समझ रहे बेटा? अब करने का तरीका क्या है? 12 में से भी माइनस कर लो, 13 में से भी कर लो, और 14 में से भी माइनस कर लो। जोन सा एक्सपेंस मुझे तीनों प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करना है, उसके दो तरीके हैं, या तो तीनों में से माइनस कर लो, और नहीं तो उसका एक और तरीका है, पहले एवरेज निकाल लो और एवरेज में से सिर्फ एक बार माइनस कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। कम ऑन, वन मोर टाइम, क्या बोला मैंने? या तो तीनों में से माइनस कर लो, 70,000 में से भी माइनस कर लो, सर कितना था? 10,000 रुपए। यहां से भी 10,000 माइनस कर लो, इधर में से भी 10,000 माइनस कर लो, और इधर से भी 10,000 माइनस कर लो। या तो ये काम करो, नहीं तो मैंने क्या बोला बेटा, पहले कुछ ना करो, एवरेज निकाल लो। 10,000 वाली ट्रांजैक्शन ही छोड़ दो अभी, पहले आप एवरेज निकालो। ये लो, सम किया, 280 को 3 से डिवाइड किया, 93, 333। अब एक बार माइनस कर दो, रिजल्ट विल बी सेम, 83,333, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एंड व्हाट आर नंबर ऑफ ईयर परचेज? दे आर 2। मींस बेनिफिट ए को 2 साल तक मिलता रहेगा। तो कितनी गुडविल का फायदा मिलेगा बच्चों? 1,66,667 का बेनिफिट ए को मिलेगा। बी कहेगा ला भाई तू अभी कैश दे दे मेरे को, जो फायदा मेरी वजह से तेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है, तो तू फ्यूचर में कमा लियो, मुझे आज दे दे। बस वो जो मुझे आज दे दे वही गुडविल है, बस खत्म होगी बात। तो बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हो गया शायद 3। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस ये जो बोर्ड है आपसे पूछता है, तो ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 4, इससे अगला, उससे अगला, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं आजकल। आइए बच्चों इस पे बातचीत करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। लो जी लो, ए एंड बी पार्टनर्स हैं साहब, 1:1 में। सी को कहते हैं तू भी आ जा, तू इक्वल शेयर के लिए आ जा। सी कहता है वाई नॉट, मैं भी आ जाता हूं, 1/3 शेयर के लिए आ जाता हूं, इक्वल शेयर के लिए। और गुडविल की वैल्यू की जाएगी इसके हिसाब से 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। ओके, यानी बच्चों पहले तो इस तरफ ध्यान दें आप, गुडविल के बारे में वो बातचीत क्या कर रहा है आपसे। वो कह रहा है गुडविल की वैल्यू ऐसे कुछ इस तरह ही कर लो, एवरेज प्रॉफिट्स का 150%। बच्चों 150% का मतलब होता है 1.5, 1.5 गुना। अगर समझ में नहीं आई बात तो 150% को सॉल्व कर लो बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट? 1.5 टाइम्स। और अगर समझ में आ गई है तो बेटा जी ऐसे करने में क्या खराबी है? ये लो 150% ही कर लो सीधा, है ना। ये तो घूम के क्वेश्चन तो किस चीज पे आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट्स पे। आओ तो फिर एवरेज प्रॉफिट आप कहोगे सर ये रहे एवरेज, तो ये रहे 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन हर प्रॉफिट के साथ बच्चों एक
गड़बड़ साथ में अटैच्ड दे रखी है नीचे, इट इज ऑब्जर्व्ड। कुछ खतरनाक बातें नीचे दी हुई हैं बच्चों। आइए इन खतरनाक बातों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा विद लॉजिक। आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, विद लॉजिक समझाऊंगा। बस आपको अपने माइंड को थोड़ा सा गहराई तक सोचने के लिए यूज करना है, इतना काम आपको करना है बच्चों। ठीक है, आइए पहले आपने सारे प्रॉफिट्स लिख लिए। ये 15 का आ गया, ये 16, 17, 18 का लॉस है 20,000 का, तो ब्रैकेट में लिख दिया है, और 19 का, डन। अब बात आती है पॉइंट नंबर 1। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, साल के दौरान, एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, जो 2 लाख की एसेट थी बच्चों, जिसकी बुक वैल्यू 150 थी आज की डेट में, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर डेप्रिसिएशन हमने कर लिया, आज वैल्यू 150 है, तो हमारे लिए तो उसकी वैल्यू बेटा 150 ही है ना आज की डेट में। वाज सोल्ड फॉर ₹124,000। अरे नुकसान पे बेच दी। कितने लॉस पे बेच दी साहब? 26,000 के। और बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है ना, ये लो दोबारा पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। आपने 11th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि जब हम लोग अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, मान लीजिए P&L पे बातचीत कर रहा हूं मैं आपसे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस, ये P&L अकाउंट है, की डेबिट साइड में दिखाते हैं। नुकसान हो गया ना, तो आप यहां दिखाते हैं टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप यहां दिखाते हैं। अब ये कितने का नुकसान हुआ है साहब? 26,000 रुपए का। तो सर आपने अपने P&L के डेबिट में दिखा दिया होगा। हाँ सर, इसकी वजह से जो ये नीचे आपका नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे फटाफट, ये बढ़ गया होगा बेटा जी या घट गया होगा इस ट्रांजैक्शन की वजह से। हाँ जी बच्चों, मैं चेक करना चाहता हूं आपकी नॉलेज को। आपका प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन की वजह से बढ़ गया होगा या घट गया होगा? हाँ जी, अमन कह रहे सर डिक्रीज हो गया होगा। बिल्कुल सही कह रहे बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपके खर्चे बढ़ गए हैं, जब आपके खर्चे बढ़ गए हैं तो प्रॉफिट तो घट गया होगा सर, सच कह रहे हैं। अब ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, क्या ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है? क्या ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है? क्या आप इसी चीज का बिजनेस करते हैं? क्या यही धंधा है आपका? आप एसेट्स को बेच करके उसमें लॉस या प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, हमारा बिजनेस तो कोई और है। एसेट तो ये तो यूज होती है उस बिजनेस के अंदर बेटा। इट इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये बिजनेस का ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, दिस एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि जैसे मान लो किसी का थ्रेड से कारपेट बनाने का काम है और जो है उसके पास पावर लूम है, ठीक है, या शटरलेस है, और उसने अपनी वो मशीन जो है वो बेच दी है घाटे पे, नुकसान पे बेच दी है। तो नुकसान है तो P&L के डेबिट में तो दिखाएगा, पर उसका बिजनेस थोड़ी है मशीनों को बेचना और उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेशन करना। नो, ये उसका बिजनेस नहीं है ना। तो इट इज ए नॉन बिजनेस एक्सपेंस। तो बेटा जी इस खर्चे को वापस हमें क्या करना पड़ेगा? एड बैक, ताकि हम बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकें। तो ये आपको दिख गया है, ये मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये समझना बड़ा जरूरी है कि क्यों ऐड किया है। सेकेंड पॉइंट पे आओ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 17, फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड, ओके, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 17 के बारे में बात कर रहा है, एक्सक्लूसिवली 17 के बारे में ही बात कर रहा है। पिछले वाले में ये लिखा था बच्चों। और एक बात और मैं बता दूं कि जो काम हम 17 में अगर इंश्योरेंस करा लेंगे तो इसका तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले इंश्योरेंस नहीं कराया था वो ठीक है, लेकिन इसके बाद तो ये खर्चा होगा, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, 17 में फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड, अभी तक इंश्योरेंस हमने नहीं कराया था, लेकिन अब कराना पड़ेगा। ऐसा हम कह रहे हैं कि जो बिजनेस बाय करा वो कराएगा। तो 17 वाला प्रॉफिट के P&L अकाउंट के डेबिट साइड में बच्चों आप यहां टू इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे,
पहले तो लिखा नहीं हुआ था, अभी तक तो लिखा नहीं जा रहा, अब आप लिखेंगे। इससे क्या होगा बेटा, बिजनेस का प्रॉफिट घटाना पड़ेगा। इट इज नॉट अ प्रेजेंट एक्सपेंस बट एन एक्सपेंस दैट विल ऑकर इन फ्यूचर, सो द फ्यूचर प्रॉफिट विल बी डिक्रीज्ड। सो फ्यूचर प्रॉफिट डिक्रीज करने के बारे में जब मैं बात की, यहां पर जो बातचीत लिखी हुई है वो सिर्फ 17 के बारे में ही एक्सक्लूसिव है। यहां पर एक बात नोट करें बेटा, या तो आपको लिखा होता पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे एंड में कि नाउ टू बी इंश्योर्ड दैट विल इफेक्ट ऑल द प्रॉफिट्स, राइट। लेकिन यहां पर एक्सक्लूसिवली बातचीत हो रही है 17 के बारे में कि 17 में ही फर्म्स की एसेट्स का इंश्योरेंस कराना है। तो बेटा इंश्योरेंस का प्रीमियम का जो 20,000 का खर्चा है सिर्फ 17 के अकाउंट में ही डालेंगे। नहीं तो आप अजम्पशन दे सकते हैं कि सर मैंने तो 17, 18, 19 सब में इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि पहले नहीं करा रखा, अब कराना है। आप अजम्पशन दे करके दोनों बातों में डील कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम अपनी डीलिंग क्या कर रहे हैं कि पहले इंश्योरेंस नहीं कराया था, अब 17 में हम उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो 17 वाले प्रॉफिट को मैंने यहां से रिड्यूस कर दिया बेटा 20,000 रुपीज। ओके बेटा, अब आ जाओ अगली बात पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा खास ध्यान देना। इस थर्ड पॉइंट में बेटा गड़बड़ हो जाती है अक्सर। ऑन 1 अप्रैल 2017 यानी शुरुआत में, इस साल की शुरुआत में 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, 2 कंप्यूटर जो कि 1 लाख के थे, मतलब 50,000 रुपए का एक। ये मत समझ लेना बेटा 1-1 लाख के 2 ना, 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹1 लाख ईच नहीं लिखा है, मतलब दोनों की वैल्यू 1 लाख है, मतलब 50,000 का एक है। वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब बच्चों मेरी बात सुनो, आप जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो बच्चों एक बात बताओ, आप कहां शो करते हो, मुझे बताओ। सर जी हम तो उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये लो, आप तो सर जी उसको बैलेंस शीट में शो करते हो यहां, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है बेटा, कंप्यूटर टू बैंक या कैश व्हाटएवर, या पार्टी ने है ना उधार में खरीदा। तो बैलेंस शीट में एसेट शो करनी थी, हमने उठा करके शो कर दिया टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अरे भाई 1 लाख रुपए, तो मैंने तो सर अपने खर्चे बढ़ा के दिखा दिए, खर्चे बढ़ा के दिखा दिए बेटा, प्रॉफिट तो घट गया होगा। अब गलती हो गई है तो इस गलती को सुधारने के लिए यहां से एक्सपेंस हटाना पड़ेगा, यहां से खर्चा हटाना पड़ेगा। यहां से खर्चा हटाऊं तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा ये लो प्रॉफिट बढ़ा देते हैं 1 लाख रुपए, ये आपके सामने आ गया, प्रॉफिट में ऐड ऑन कर दिया 1 लाख। अब मैंने अपनी गलती सुधार ली सर, मैंने यहां से ट्रेवलिंग एक्सपेंस हटाया और मैंने यहां पर कंप्यूटर लिख दिया। कंप्यूटर कितने का लिख दिया बैलेंस शीट के अंदर बेटा, ये लिख दिया जी 1 लाख रुपए का। बिल्कुल सही काम करा जी। पर बच्चों फिर एक बात याद करो, जब इस कंप्यूटर को मैंने साल की शुरुआत में खरीद लिया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो बनता है, फाइनल अकाउंट में ये भी पढ़ा है हमने। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना कहता है बुक वाला, बुक वाला कहता है जी पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 20% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे। तो 1 लाख का 20% पहले साल का, तो बेटा डेप्रिसिएशन चाहे ओरिजिनल से निकालूं चाहे रिटर्न डाउन से सेम ही आता है, 20,000 आ गया जी। अब उस 20,000 की एंट्री क्या करनी पड़ेगी सर, टू डेप्रिसिएशन दिखाना होगा P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, और कंप्यूटर में से 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन कर देना होगा। बिल्कुल सही, जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर की वैल्यूएशन बैलेंस शीट में बेटा कितनी हो जाएगी 80,000 रुपए की, और प्रॉफिट घट जाएगा, कितने से घट जाएगा 20,000 रुपए से। तो मैं करंट ईयर के प्रॉफिट को जहां मैंने 1 लाख रुपए बढ़ाया था बच्चों, मैंने वापस 20,000 घटा भी दिया। अब मेरा कंप्यूटर बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू शो कर रहा है 80,000, और अभी मैं 2018 पे पहुंचा हूं बच्चों। जब मैं अगले साल एंट्री करूंगा 2019 में भी तो इफेक्ट पड़ेगा। 2019 में जब आप आ जाओगे तो ये कंप्यूटर तो बैलेंस शीट में रहेगा ही रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी सर 80,000। 80,000 के ऊपर 2019 में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 20%। कौन सी वैल्यूएशन पे, रिटर्न डाउन बोल रहा है। तो 80,000 का 20% कितना होता है बच्चों सर जी 16,000। इस 16,000 की अगले साल 2019 में इफेक्ट क्या पड़ेगा, कंप्यूटर में से लेस
P&L में डेबिट, तो 2019 के प्रॉफिट को भी कितना घटा दिया है? 16,000 रुपए घटा दिया है। बच्चों ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बच्चों बच्चों, अगर ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होता यहां पे, बस मुझे इतना बताओ, यहां 20% ऑन, ये रिटर्न डाउन ना कह के वो ओरिजिनल कॉस्ट बोलता, मुझे एक बात बताओ, यहां से डेप्रिसिएशन कितना माइनस करता मैं 2019 में से? जल्दी से लिख के बताओ, 2019 में से कितना डेप्रिसिएशन माइनस होता? 1,50,000 रुपए में से कितना डेप्रिसिएशन माइनस होता? अच्छा जी, और बताइए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चे कह रहे हैं सर 20,000 रुपए माइनस होता, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ही यही होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट ओरिजिनल पे लगेगा और सेम रहेगा। तो यस, फिर यहां पर 20,000 माइनस होता। फिलहाल हमने रिटर्न डाउन से लगा दिया। तो सारा का सारा मामला करने के बाद में बेटा 40,000, 86, 80, 60, 134 मेरे पास प्रॉफिट्स आ गए। एवरेज कर ली 80 का 150% बोला ही था। गुडविल आ गई, गुडविल का 1,20,000 रुपए बच्चों अमाउंट हो गया है। बहुत ही ज्यादा आसान है, कर लोगे बच्चों। इसी हिट लिस्ट के अंदर बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा जी, इसी हिट लिस्ट के अंदर है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे 3 या 4 मार्क्स की कैटेगरी के लिए पूछ लेता है। आइए जरा देखते हैं। एबीसी पार्टनर्स हैं, कर लो यार, ये आज आपका होमवर्क है, ये आज आपका होमवर्क है बच्चों। मैं वेटेड एवरेज पे करा रहा हूं ताकि आज हम अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर पाए, तो मैं वेटेड एवरेज पे आ रहा हूं बच्चों। सुनिए, सिंपल एवरेज हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड गुडविल। पर बच्चों यहां एक लूप होल है, एक गलती है, एक कमी है, एक दिक्कत है, एक समस्या है। क्या? कि हमने हर साल के प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये संयम है, ये लो। मान लीजिए ये अमन है, ये लो। ठीक है, संयम कह रहा है देख भाई मैं अपना बिजनेस बेचता हूं तेरे को, और 2020 में इन्होंने डील किया, 2020 नहीं 19, 2020 इज नॉट ए नॉर्मल ईयर है ना, 2019 में इसने बिजनेस बेचना है संयम ने। तो संयम कहता है भाई देख सुन, मेरा 2015 का प्रॉफिट था 1,00,000 रुपया, मेरा 2016 का प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए, मेरा 2017 का प्रॉफिट था 1,50,000 रुपए, मेरा 2018 का प्रॉफिट था 2,00,000 रुपए। आपको कैसा कुछ स्पेशल सा डिजाइन कर दिया आपने। रुको, कोई ना, ये लो, 1 मिनट रुक जाओ बस, मुझे आपको कुछ स्पेशल बताना है। 1,00,000 रुपए लो, मैंने ये थीम तोड़ दी, इंक्रीजिंग ट्रेंड को मैंने डिक्रीज कर दिया वापस, 1,00,000 रुपए। ठीक है बच्चों, मुझे एक बात बता दो बस, आप मुझे तो बस एक बात बता दो कि संयम ने पूरी कहानी, पूरी कथा सुना दी है अमन को, ये ना, ये 2015 का प्रॉफिट ले लो 3,00,000 रुपए लो। ठीक है, संयम ने ये पूरी स्टोरी सुना दी है अमन को कि ये है भाई हमारा तो बिजनेस का स्टाइल। अमन के लिए, अमन सारे प्रॉफिट्स को देखेगा गुडविल का पेमेंट करने से पहले ऑब्वियसली, लेकिन अमन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट कौन सा है इन 4 सालों में से? ठीक है, अगर मैंने मान लो ये संयम का बिजनेस मैंने खरीदना हो, तो मेरी नजर
सबसे पहले इन चारों में से किस पे जाके ज्यादा टिकेगी? हाँ बच्चों जवाब दो मुझे एक बार जरा, मेरी नजर कहां जाके टिक जाएगी? मन्नत कह रही है 2015 पे। अच्छा जी, ओके। और बच्चों बाकी सब भी अपने विचार दें। अमन भी कह रहे हैं सर 3 लाख के ऊपर सर आपकी नजर जाके टिक जाएगी। अच्छा, मतलब 2015 पे, ठीक है जी। और बच्चों, ओके। तन्नू कह रही है सर 2018 पे। शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आप, तन्नू बिल्कुल सही कह रही है। बच्चों आपके दिमाग में क्या आया? मैंने 2015 को 2-3 बार इरेज करके लिखा और फिगर बड़ी कर दी, तो आपका दिमाग में आया सर वही 15 इंपॉर्टेंट है। बच्चों मेरी बात सुनो, आप, मैं जो है किसी का बिजनेस खरीदने जा रहा हूं, जो भी ये है, तो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन पे ध्यान ज्यादा दूंगा या 2015 में उसके घर में क्या हो रहा था, उसकी फैक्ट्री में क्या हो रहा था, उसकी तरफ दिमाग ज्यादा चलेगा? बेटा बड़ा सिंपल सा आंसर है सर। 15 पे क्या, ठीक है 15 में आप कमा रहे थे, बहुत अच्छा कमा रहे थे, तो पुरानी बात होगी ना यार, पुरानी बात हो गई। आज आपके बिजनेस की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आज आप उसका 1/3 कमा रहे हो, आपकी गुडविल में कमी आई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हुआ है, आपके बिजनेस के अंदर गड़बड़ चल रही है, कुछ अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे हो आप। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है लेटेस्ट प्रॉफिट, जिसको वेटेज आप कितनी देते हो? 4 की। उससे कम वेटेज आप पिछले वाले को देते हो, उससे कम वेटेज आप उससे पिछले वाले को देते हो, और सबसे कम वेटेज आप इनिशियल प्रॉफिट को देते हो। ये लॉजिक है बेटा इसके पीछे कि वेटेड में 1 2 3 4 क्यों मानते हैं, ये लॉजिक है। बिकॉज द लेटेस्ट प्रॉफिट बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस शोज द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिचुएशन, द करंट सिचुएशन। और आप करंट में ही खरीद रहे हो बेटा बिजनेस को, 2015 में नहीं खरीद रहे हो, 2019 में खरीदना चाह रहे हो, 18 को सबसे पहले देखोगे। आप समझ में आ गया होगा आपको वेटेड एवरेज। अच्छा सुनो, अगर तो बुक के अंदर कह रखा हो सर वेटेड एवरेज यूज करो, फिर तो बात ही खत्म हो गई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर तो सर बात ही खत्म हो गई, आपको वेटेड एवरेज ही यूज करना है। पर आपको अगर क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो कि सिंपल यूज करना है या वेटेड यूज करना है, अब कौन सा यूज करना है? अब बेटा वैसे तो सिंपल यूज करना है, वैसे तो सिंपल यूज करना है, पर अगर ध्यान से सुनना, अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हो, कुछ इस तरह से 1 लाख, 1.5 लाख, 1.75, 2 लाख लगातार बढ़ते जा रहे हो, या फिर आपके बिजनेस के प्रॉफिट लगातार घटते जा रहे हो, इसी का रिवर्स कर दो 2, 1.75, 1.5 एंड 1। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपका बिजनेस का प्रॉफिट्स एक ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो बुक वाला अगर कहे या ना कहे, आपके दिमाग में आना चाहिए वेटेड एवरेज लगाना है, क्योंकि जब आपके बिजनेस में वन साइडेड ट्रेंड होता है तो लेटेस्ट प्रॉफिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? मैंने ये जो पहला एग्जांपल आपके सामने शेयर किया है, ये वाला, यहां पर कोई ट्रेंड नहीं है। ये देखो 3 लाख, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। यहां पर आप सिंपल एवरेज भी लगा सकते हो, जब तक बुक वाला वेटेड नहीं बोलता तब तक वैसे सिंपल ही लगाना है आपने यहां पे, ठीक है? यहां पे आपको सिंपल एवरेज ही लगाना चाहिए था, पर बुक वाला बोल दे वेटेड तो भाई फिर तो वेटेड ही लगाना है। लेकिन इस एग्जांपल में बुक वाले के बोलने की जरूरत नहीं है, आपको वेटेड ही लगाना है। आई होप बच्चों आपको पूरा लॉजिक समझ में आया है, वेटेड एवरेज क्यों लगता है, क्या लॉजिक है और कैसे लगता है। आओ कैसे लगता है तो बता रहा हूं, आओ बच्चों अब सीखते हैं वेटेड एवरेज लगता कैसे है। ये देखो, यहां पर देखो बच्चों, हमारे पास 2012 का प्रॉफिट है, 13 का प्रॉफिट है, 14 का प्रॉफिट है, 15 का प्रॉफिट है। आप कहोगे सर 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 20,200, 24,800, 20 और 30, ओ सर ना कोई ट्रेंड नहीं है, तो सिंपल एवरेज लगेगा, ठीक है? लेकिन बेटा सिंपल एवरेज तो तब लगेगा ना। अच्छा यहां पर 2 बातें हैं, सिंपल एवरेज भी अभी नहीं सोच सकते आप, क्योंकि ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं, अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स करनी बाकी हैं। ये देखो 1 2 3 4 ये सब चीजें अभी सोचनी बाकी हैं, उसके बाद ट्रेंड का पता चलेगा ना, और उसके बाद आपके पास ना तब भी कोई ट्रेंड नहीं है। ये देखो
राइज देन फॉल देन राइज। अब लगना तो कौन सा मेथड चाहिए सर? सिंपल। पर जब बुक वाला ही बोल दे कि वेट्स लगाने हैं 1 2 3 4, तो अब हम क्या करें? अब जो बुक वाले का आदेश है, जो बुक वाले का आदेश है भाई, वो बोलता है वेटेड लगाना है, हम अपनी तरफ से अपना लॉजिक थोड़ी लगाएंगे। हालांकि हम पता है, हम पढ़े लिखे हैं कि सर यहां सिंपल लगना चाहिए, पर बुक वाले ने ऑर्डर दे दिया वेटेड, तो भाई फिर वेटेड, फिर सिंपल हम अपनी नॉलेज बीच में जो है नहीं डालेंगे। ठीक है बच्चों, आओ तो पहले एडजस्ट करके प्रॉफिट देखते हैं क्या क्या है। सुनो, सबसे पहले आपने 4 प्रॉफिट लिख लिए जी। अब उसकी बात पढ़ते जाओगे। ऑन सिक्योरिटी, जब बुक्स को हमने पढ़ा लिखा है ना, टटोला, अच्छी तरह से उसकी सिक्योरिटी करी है ना, तो हमें पता चला कुछ दिक्कतें हैं। 1, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। एक ना सालाना खर्चा, एनुअल एक्सपेंस है 4800 रुपए का, अभी तक तो करा नहीं है सर, पर करना चाहिए इन फ्यूचर आफ्टर 2015. So this is an expense which will occur in future, not presently it is occurring, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, फ्यूचर में होगा तो हर साल के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे। आप कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे हर साल के प्रॉफिट में से अगर कुछ माइनस करना है तो एवरेज में से कर दिया करो। बेटा वो सिंपल एवरेज में लागू होगी बात, वेटेड में नहीं, क्योंकि यहां तो हर प्रॉफिट ने फिर बाद में एक वेट से मल्टीप्लाई भी होना है जाकर के, इसमें वो चीज भूल जाना, वो वाली बात सिंपल एवरेज में ही लगेगी, पॉइंट याद रखना। ठीक है, हर साल हमने ये खर्चा नहीं किया, हर साल में से माइनस करेंगे। अब एक बात। दूसरी बात, ऑन 1 December 2013 a major repair was made in respect of plant occurring 6000 which amount was charged to revenue। हमने एक भयंकर रिपेयर कराई थी, बड़ी रिपेयर कराई थी। बड़ी रिपेयर तो साहब बैलेंस शीट में जाती है, पढ़ रखा हमने 11th क्लास में, कॉन्सेप्ट में पढ़ा था हमने कि बड़ी रिपेयर तो एसेट बढ़ाती है ना, हमारी बिजनेस करने की एसेट एक्सप्लोर हो रही है ना, उसकी एसेट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है ना, तो ये तो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए था 6000 रुपए को। हम तो सर जी इसको ले गए रेवेन्यू में, P&L अकाउंट में ले गए। ये लो, हम तो ले गए सर, ऊपर आ जाओ वापस, हम तो ले गए सर, यहां पर ले गए सर, टू रिपेयर को ले गए सर यहां, ये लो, हम तो सर यहां ले गए टू रिपेयर को हैं, और टू रिपेयर को ले गए 6000 रुपए को यहां ले गए। गलती कर दी ना, इससे खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया। अब ठीक करने के लिए क्या करें सर? खर्चे को यहां से हटाओ, खर्चा हटाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, तो इस साल का प्रॉफिट 6000 से वापस बढ़ा दिया होगा। देखो जरा, दिखेगा यहीं दिखेगा, यहीं दिखेगा। कहां गया, कौन से साल का था ये रहा, 1 दिसंबर 2013। और बच्चों यहां पर ना 1 दिसंबर 2013, बच्चों कौन से ईयर के बारे में बात हो रही है? 2013, जिसका एंड होगा 2014 पर। सोचो, अगर 1 दिसंबर 2013 है, इसकी स्टार्टिंग हुई होगी 1 अप्रैल 13 को, इसका अंत होगा 31 मार्च 14 को, तो कौन से ईयर के ऊपर इंपैक्ट डालोगे बच्चों? इसी पे तो डालोगे, फॉर द ईयर एंडिंग 2014 पे। समझ रहे हो ना? ये भी बच्चे बड़ी भयंकर गलती कर देते हैं, 13 के ऊपर इफेक्ट डाल देते हैं, सर 13 लिखा हुआ था। अरे भैया ये सब जो है ये 31 मार्च के हैं, डेट 31 मार्च 12, 13, 14, समझ रहे हो? तो 1 दिसंबर 13 का इफेक्ट 31 मार्च 2014 के ईयर एंड पे पड़ेगा, है ना? तो उस ईयर के प्रॉफिट में आप अपनी रिपेयर को वापस जोड़ दो। कहां गई भाई, कहां गई? ये लो जी, ये रिपेयर के 6000 रुपए आपको एड ऑन दिख रहे हैं। अब रिपेयर को अगर यहां से P&L से काट देंगे बेटा, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये बिल्कुल कंप्यूटर वाली बात हो जाएगी। अब बैलेंस शीट में दिखाओगे तो सर डेप्रिसिएशन भी काटना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल ये कंप्यूटर वाला मैटर है, सेम टू सेम जो लिखा हो यहां कंप्यूटर वाले में, डेप्रिसिएशन काटना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रियां, P&L अकाउंट डेबिट, रिपेयर में से लेस। ठीक है, अब 6000 की रिपेयर के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है जरा बताओ?
6,000 की रिपेयर के ऊपर सर जी हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10% साल का। अब 10% तो लगा दूं, पर रिपेयर तो 1 दिसंबर को कराइए ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। बेटा ले दे करके ये आ जाएगा आपका 200 रुपए। अब 200 रुपए के डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रियां, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, रिपेयर में से लेस बैलेंस शीट में। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट तो ये लो सर, अगर पी एंड एल अकाउंट डेबिट बोलता है तो ये मैंने पी एंड एल में से माइनस कर दिया 14 में, समझते हो। और रिपेयर अब कितने की रह जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, ध्यान दो, 6,000 में से 200 का डेप्रिसिएशन कट गया तो 5800 की, जिसका इफेक्ट अगले साल के डेप्रिसिएशन पे भी पड़ेगा। और अगले साल डेप्रिसिएशन 5800 के ऊपर पूरे साल का लगेगा बेटा। इस साल तो 4 महीने का लगा था ना, अगले साल तो पूरे साल का लगेगा ना भाई। 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15 तक, तो 580 रुपए का डेप्रिसिएशन पड़ेगा ना, जिसकी 2 एंट्रियां, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में से लेस। तो लो ना, ये कर दो ना माइनस, ये लो 580 रुपए माइनस हो गए। हो गया बच्चों। और आ जाओ आखिरी बात पे, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹2400। सर जी क्लोजिंग स्टॉक 2400 से ओवर वैल्यूड है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2400 से। ये लो, ये आपका इसके ऊपर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये लो, मान लीजिए ये छोटा सा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक तो यहां आता है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये 2400 से फालतू है, ओवर है, ओवर ओवर। इससे क्या होगा, ये टोटल ओवर हो जाएगा। उससे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा सर, ये नीचे नेट प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा 2400 का। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 2400 वापस माइनस कर दो। तो लो बच्चों, आपको 2014 में यहां 2400 डिडक्ट करते हुए दिखेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के 2400 कहां गया, 2013 था, 2014 था, कौन सा था, 2013 था। 2013 के ईयर एंड पे था ना, तो 2013 में आपको ये 2400 यहां माइनस होता हुआ दिख रहा है बच्चों। आ गया समझ में। अब जो 2000, ये 2013 की अकाउंटेंसी है। अब 2013 का क्लोजिंग स्टॉक बेटा जी 2014 में बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ये 2013 की अकाउंटेंसी है ना, ये 2014, ये देखो सुनो, ये है बच्चों मान लो 2014, तो 2014 में ये बन जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। अब की बार ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा 2014 का। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो एक्सपेंस ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे तो सर प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सर जी ठीक करने के लिए प्रॉफिट में वापस 2400 रुपए एड ऑन करने पड़ेंगे। तो बेटा 2014 में आपको ये ओपनिंग स्टॉक एड ऑन होता हुआ 2400 दिख जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना, तो माइनस कर दिया। ओपनिंग स्टॉक का बढ़ना मतलब खर्चे का बढ़ना, मतलब प्रॉफिट का घटना, मतलब ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो डबल इफेक्ट यहां पर दिख रहा है। आखिरी बात आ जाओ, रिपेयर टू कार अमाउंट ₹20,000 व रोगली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। अरे सर ये तो कर चुके हैं ना, ये तो कर लिखा हुआ है, डेबिटेड टू व्हीकल। हम तो बैलेंस शीट में ले गए इसको, जबकि इसको लेके जाना नहीं था बैलेंस शीट में, रिपेयर है, पी एंड एल में लेके जाना था। तो पी एंड एल में आप इसको ले जाना भूल गए खर्चे को। इससे क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि खर्चा लिखा नहीं आपने, प्रॉफिट बढ़ गया। अब प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस प्रॉफिट में से 20,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। और जैसे ही आपने माइनस किया तो रिपेयर अब आपकी जो है पी एंड एल में आ गई, और बैलेंस शीट में से बच्चों अब आपका व्हीकल हट गया। बैलेंस शीट में से अब आपका व्हीकल हट गया, तो उस व्हीकल की वजह से जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ था वो भी आपको पीएनएल से हटाना पड़ेगा। तो 20,000 के व्हीकल के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आया हुआ होगा 10% के हिसाब से, 20,000 के ऊपर 10% के हिसाब से, और कितने महीने का बच्चों, जैन फेब मार्च, 3 महीने का।
तो ये हो गया आपके सामने कितना, 500 रुपए। अब जब आपका व्हीकल बैलेंस शीट में था तो डेप्रिसिएशन P&L में था। अब जब आपने व्हीकल ही हटा दिया तो डेप्रिसिएशन भी हटाना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन अगर P&L से हटाऊंगा, अगर डेप्रिसिएशन P&L से हटाऊं, ये बात ध्यान देना बेटा, अगर व्हीकल हट गया तो डेप्रिसिएशन P&L से हटेगा। डेप्रिसिएशन हटेगा मतलब खर्चा हटेगा, खर्चा हटेगा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपने वापस प्रॉफिट को 500 रुपए से बढ़ा दिया, और वही डेप्रिसिएशन अगले साल भी लगा हुआ था आपका, क्योंकि व्हीकल बैलेंस शीट में ऑलरेडी था। तो अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 20,000 रुपए के ऊपर पूरा 10%, 2,000 रुपए ओरिजिनल के हिसाब से। अगले साल कितना डेप्रिसिएशन हटेगा सर, अगले साल का डेप्रिसिएशन हटेगा 2,000 रुपए। समझ आ गए बेटा? तो इन सब चीजों को डील करके आपके प्रॉफिट्स आएंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और इन चारों प्रॉफिट्स को आपने वेट दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, करना क्या होता है वेटेड एवरेज में, हर साल का प्रॉफिट अपने रेस्पेक्टेड वेट से मल्टीप्लाई होता है बच्चों। ये आगे प्रोडक्ट्स, फिर हमें क्या करना होता है, इन प्रोडक्ट्स का करना होता है बच्चों सम, और फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स को 1,68,780, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स को आपको डिवाइड करना होता है सम ऑफ द वेट्स से। अब वेट्स का सम कितना बेटा, 1 2 3 4, यानी टोटल 10 आ गया। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 16,878। दिस इज नॉट एवरेज प्रॉफिट, ना 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 ना, this is weighted average profit, and this weighted average profit will multiplied by the number of year purchase, that is 3, and you will get your amount of goodwill, that is 50,634 रुपए, and this is the amount of goodwill। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास अब सिंपल, ये आपका एवरेज प्रॉफिट ये कंप्लीट है बच्चों, चाहे वो सिंपल वाला था चाहे वो वेटेड वाला था।